आप मुझे बताएंगे कि आपका ये जो नोट सेट है ये पहला ही नोट सेट था या इससे पहले भी आप कोई नोट सेट दे चुके हैं? आपको कभी ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, जैसे सोशल मीडियाज़ वगैरह हो गए, कि आपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन किस तरीके से अपने स्ट्रेस लेवल को हैंडल किया, किस तरीके से प्रेशर को आपने हैंडल किया कि आपके सिलेक्शन के अंदर ये आगे जाके कोई बैरियर ना हो? आप हमारे स्टूडेंटों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उनके सिलेक्शन के लिए, ये बताइए हमारे। एक महीना जब होता है तो उस दौरान मैराथन शुरू हो जाती है, उम्मीद सीरीज शुरू हो जाती है बिल्कुल। जिसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कभी लाइफ में अगर फेलियर आ जाए तो उसको किस तरीके से हम हैंडल करें जिससे वो हमारा फेलियर सक्सेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह पवार, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एक्सपर्ट्स, आज आपके साथ में नर्सिंग एक्सपर्ट के इस पोस्टकास्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नॉर्थ साइड 9 के ऑल ओवर इंडिया रैंक 123 मिस्तानिया। तो हम बात करते हैं मिस्तानिया से। तो सबसे पहले मिस्तानिया, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने नर्सिंग कहाँ से की और कौन से बैच के पास आउट है? जी सर, तो मैंने जो नर्सिंग है वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग विमएमसीएन सफदरजंग से की है और मैं इसी साल पास आउट हुई हूँ मई 2025 में। फिर मैंने अपना नॉर्थ सेट का प्रिपरेशन शुरू किया और इस साल नॉर्थ सेट 9 मैंने दिया जिसमें मेरा रैंक 123 आया। बहुत बहुत बधाई हो आपको नर्सिंग एक्सपर्ट की तरफ से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो तानिया है उनकी रैंक 123 आई है इस बार नॉर्थ सेट 9 के अंदर। तो मिस तानिया, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कहाँ से की, कब स्टार्ट की, कौन से ईयर में स्टार्ट की? सर वैसे मैंने 4th ईयर में जब मैं आई थी तो मैंने तभी शुरू कर दिया था नॉर्थ सेट की तरफ थोड़ा पढ़ना, कि खुद से किताबें लेकर और जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं 4th ईयर के उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना कि पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि 4th ईयर में जैसे हम जानते हैं कि ऑब्स एंड गायनी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैंने वहीं से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया और फिर बाद में भी। तो तानिया, आप मुझे बताएंगे कि आपका ये जो नॉर्थ सेट है ये पहला ही नॉर्थ सेट था या इससे पहले भी आप कोई नॉर्थ सेट दे चुके हैं? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बहुत बहुत बधाई हो आपको। देखिएगा दर्शकों, हमारे जो तानिया हैं इन्होंने पहला ही नॉर्थ सेट दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इनकी रैंक आई है 123। तो तानिया जी, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कोचिंग कहाँ से की? सर कोचिंग मैंने एक्सपर्ट से ही ली थी। वैसे 4th ईयर में तो मैं खुद से पढ़ रही थी, उसके बाद जब मैंने पास आउट किया तो मैंने एक्सपर्ट का ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था, जो वैसे मेरे सीनियर्स ने मुझे रेकमेंड किया क्योंकि वो सब यहाँ से पास आउट हैं और सबके बहुत अच्छे अच्छे रैंक आए हैं। और इनफैक्ट मेरी जो खुद की सिस्टर हैं उन्होंने यहाँ से कोचिंग लिया और वो MNS में है अभी। बहुत बहुत बधाई। देखो, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन, आप सभी को पता है कि नर्सिंग एक्सपर्ट हर बार की तरह हमेशा परचम लहराता है नर्सिंग फील्ड के अंदर। टॉप मोस्ट सिलेक्शन रेशियो हमेशा नर्सिंग एक्सपर्ट का रहता है। उसका जीता जागता उदाहरण मिस तानिया आपके सामने बैठे हुए हैं। तो तानिया जी, आपको कैसा फील हुआ सिलेक्शन लेने के बाद में, कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका रिएक्शन कैसा था? सर बहुत अच्छा फील होता है सिलेक्शन लेने के बाद। मतलब मैं चाहती हूँ सबको ऐसा फील हो, वो फीलिंग बहुत ही बेहतरीन होती है। मतलब घर वालों को प्राउड फील कराना, अपने पेरेंट्स को प्राउड बिल्कुल, फील बिल्कुल। कराना बहुत अच्छा लगता है। आपको कभी ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, जैसे सोशल मीडियाज़ वगैरह हो गए, तो आपने किस तरीके से उन चीज़ों को अपने से दूर किया और अपने सिलेक्शन को श्योर किया? सर डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहते हैं क्योंकि फ़ोन है आजकल, इंटरनेट का है तो रहता है। हम सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं बिल्कुल उसे बंद कर दूं क्योंकि फिर दिमाग उतना ही उस तरफ और जाता है। तो मैंने एक टाइम लिमिट सेट कर दिया कि रोज़ इस्तेमाल करना है तो इतना ही करना है, तो उससे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं हुआ खुद पे भी। तो तानिया जी, आप मुझे बताएं कि हमारे दर्शक, हमारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि आपने इस नॉर्थ साइड 9 के लिए कितने घंटे आपने स्टडी की, कितना आपने सिलेबस को कवर किया, कितना थ्योरी को पोर्शन को आपने कितना टाइम दिया और कितना आपने क्वेश्चंस निकाले? सर वैसे तो जैसे क्लासेस हम लोग लेते हैं तो 5 to 6 आवर्स की तो क्लासेस रहती थी यहाँ पे ऑफलाइन आकर। फिर घर जाके मैंने जैसे 5 to 6 आवर्स तो मैं सेल्फ स्टडी करती थी। तो उसके लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था, बिकॉज़ घर पे ऐसा रहता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है, तो मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ती थी। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी में ये है कि जो यहाँ पे नोट्स कराए जाते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब कहीं और से रेफ़र करने की मुझे कोई नीड नहीं लगी, सब कुछ कवर्ड होता है, उनसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और क्वेश्चंस जैसे रोज़ के 150-200 क्वेश्चंस तो कहीं से भी, बहुत सारी बुक्स हैं, PR यादव है, टारगेट हाई है, सॉन्डर्स है। तो जैसे कोई टॉपिक अगर यहाँ कराया गया तो घर जाके उसी के क्वेश्चन उसी दिन लगा लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तानिया ये बता सकते हैं कि आपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन किस तरीके से अपने स्ट्रेस लेवल को हैंडल किया, किस तरीके से प्रेशर को आपने हैंडल किया कि आपके सिलेक्शन के अंदर ये आगे जाके कोई बैरियर
ना कोर्स करें? सर स्ट्रेस तो डेफिनेटली होता है, बिकॉज इतना बड़ा नेशनल लेवल एग्जाम है तो हमें लगता है कि हम बहुत एंशियस हो जाते हैं, और मेरे को थोड़ा ज़्यादा होता है तो घबराहट वगैरह। तो उसके लिए जैसा होता है कि हम थोड़ा डीप ब्रीदिंग करके पहले अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा काम डाउन करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसा कि हम थोड़ा रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो सही रहता है, थोड़ा वो भी किया। और उसके बाद रोज़ थोड़ा कि ऐसे कि इतना स्ट्रेस लेने का नीड नहीं रहती है, मतलब कि तुम्हारा हो जाएगा, बस मेहनत करते रहना है, कंसिस्टेंटली लगे रहना है बस। तो आपने ये जो नॉर्थ 9 का सिलेक्शन लिया है, तो आपने ये कोचिंग जो की है ये ऑफलाइन से की थी क्या ऑनलाइन से की थी? ऑफलाइन में बैच था सर मेरा। कौन सा बैच था आपका? लक्ष्य बैच था सर मेरा। लक्ष्य बैच था, चलो Yes, बहुत बढ़िया है। तो आपको कैसा माहौल लगा कोचिंग का, ऑफलाइन का, नर्सिंग एक्सपर्ट में आने के बाद में कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही है जिससे मैं मेरे सिलेक्शन को सिक्योर कर सकती हूँ? सर यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, टीचर्स फैकल्टीज सब लोग बहुत अच्छे हैं, नॉलेजेबल हैं और हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर कोई डाउट्स हो या क्लास पे भी इनफैक्ट सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो मतलब ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नोट्स तो एकदम बेस्ट है यहाँ के, मतलब अगर आप क्लास में ढंग से अटेंड कर रहे हो, डेली रेगुलर अटेंड कर रहे हो, तो फिर आपका सिलेक्शन गारंटीड है। बहुत बढ़िया। तो आपने थ्योरी और एमसीक्यूज़ के बीच में कैसा बैलेंस किया कि मुझे इतने टाइम एमसीक्यूज़ करने, इतने टाइम मुझे थ्योरी का पार्ट करना है? सर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी हमें रोज़ करनी है, मतलब जैसे आ रहे हैं जो टॉपिक क्लास में हुआ वो उसी दिन ख़त्म करो, और फिर एक टाइम फ्रेम सेट कर लो कि मुझे 1 हफ्ता या 10 दिन बाद वो चीज़ दोबारा रिवाइज करनी है। और क्वेश्चंस तो रोज़ निकालने हैं, 1 घंटा रोज़ हम अगर क्वेश्चंस को देंगे तो वो सफिशिएंट है, उसमें 1 घंटे में हम 100 क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो एक एक्यूरेसी बन जाती है उससे। आपने अपने वीक सब्जेक्ट को, कोई सब्जेक्ट होगा आपका ऐसा जो वीक हो, उसको कैसे आपने इम्प्रूव किया? सर वीक सब्जेक्ट को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उससे भागते हैं, तो हमें उसे अवॉइड नहीं करना है। सबसे पहली बात कि उसी को ज़्यादा टाइम देना है, उस पर फोकस ज़्यादा करना है, मतलब भागना नहीं है उससे। आपने प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक, अगर हमारे दर्शक जानना चाहें आपके लिए, तो कौन सी बुक्स आप इनके लिए बताएंगे? क्वेश्चंस के लिए तो सर जैसे टारगेट हाई बहुत अच्छी है, उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी है। सॉन्डर्स बहुत अच्छी बुक है, मॉसबी भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड ही नॉर्सेट में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। बाकी टेस्ट सीरीज तो फिर ले ही सकते हैं सर। ओके। तो क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कैसा कभी ऐसा लगा आपको? हाँ, मतलब सर वो फीलिंग रहती है, मतलब इसे 100% श्योर तो कोई नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर उस फीलिंग को ओवरकम करके ही, मतलब पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सोचूंगी कि नहीं होगा तो मेरा ब्रेन वही सोच के वही प्रोसेस करेगा, तो उससे अच्छा है कि हमें हमेशा सोचना है कि मुझे आता है और एक कॉन्फिडेंस से जाना है एग्ज़ाम देने। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो आप हमारे ये स्टूडेंटों को ये बता सकते हैं कि आपने ड्यूरिंग नॉर्थ 9 जब एग्ज़ाम दिया आपने, तो उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए प्री के अंदर, और कितने आपसे कितनी आपकी परसेंटाइल वहाँ पे बनी? प्री में हमें पता है कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने 86-87 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सब अटेम्प्ट करें, बट मुझे उतना जैसे आता था तो मैंने उतना अटेम्प्ट किया, और उसमें मेरी 98.4 परसेंटाइल आई थी प्रीलिम्स में। तो अब उसमें ऐसा रहता है कि सर हमेशा ना ऐसे नहीं देखना है कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस की तरफ भागें, हमें ये देखना है कि हम कितने सही कर सकते हैं। तो नेगेटिव पे कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हमारा उतने अच्छे नंबर आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमें एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि हम कितने क्वेश्चन एक्यूरेटली कर सकते हैं। अगर आप 60 क्वेश्चन करके आ रहे हो और सही करके आ रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा के पीछे भागना है। तो जैसे कि आपने बताया कि इन्होंने लगभग 80 के समथिंग क्वेश्चंस राइट किए थे प्री के अंदर। जब आपका प्री क्लियर हो गया तो जो बचा कुचा जो टाइम था मेंस के लिए, तो आपने क्या क्या पढ़ाई की, क्या एमसीक्यूज निकालें, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज आपने दिया? सर जब टाइम होता है तो वो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं होता है, तो उसमें मेन है कि हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम कुछ नया पढ़ते हैं तो उसमें फिर दिक्कत आएगी कि हमारा दिमाग उतना प्रोसेस नहीं करेगा। तो उससे अच्छा है कि आपने जो पढ़ा है आप उसी को रिवाइज़ करो, और जैसे आप पढ़ते जा रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ और सिर्फ उन पॉइंटर्स को पढ़ो। तो मैंने सिर्फ पॉइंटर्स पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैं दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट तो देती ही देती थी। और उसमें जैसे मुझे टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, मैं जिस टॉपिक पर अटक रही हूँ फिर मैंने वो टॉपिक पढ़ा। ओके। और बाकी आपने जब नर्सिंग एक्सपर्ट के अंदर आपको जब मैराथन क्लासेस मिली थी जो आपने वॉच किया है, तो कितना इफेक्टिव लगा कि आपको कि नर्सिंग एक्सपर्ट की यूट्यूब की जो मैराथन क्लासेस है वो कितना हेल्पफुल रहा आपके सिलेक्शन के अंदर? सर मैराथन क्लासेस बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी पास आउट किया, तो मैं अप्रैल में ही मैंने बैच ज्वाइन किया था। तो हमारा इतना सिलेबस कवर्ड नहीं था, और क्योंकि पास्ट ट्रेंड्स मैंने पेपर के देखे थे कि किस सब्जेक्ट की वेटेज आती है, तो देख के लग रहा था कि कम्युनिटी और साइकेट्री में है, और हमारा वो कवर नहीं हुआ था। तो जब उसका मैराथन हुआ तो मैंने वो क्लासेस अटेंड करी।
तो मतलब वो बहुत हेल्पफुल थी कि मतलब जो मैराथन में कवर कराया गया पेपर में वहीं से क्वेश्चन आए थे, तो आई वॉज एबल टू सॉल्व देम। आप कंसिडर कर सकते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर या लाइव लेक्चर या फिर ऑफलाइन में बेस्ट कौन सी थिंग होती है? सर सबसे पहला तो ऑफलाइन बेटर होता है, क्योंकि हम वहाँ बैठ के पढ़ते हैं तो वो एक इन्वायरमेंट जो है वो अलग है। आप वहाँ 4-10 लोगों के बीच में बैठोगे तो आपको एक्चुअल कंपटीशन का पता चलता है कि आप कहाँ बैठे हो, इंटरैक्टिव होती है क्लास, तो नींद नहीं आती है या फिर टीचर पढ़ाएगा। फिर ऑनलाइन में ऐसा रहता है कि हाँ हम घर के कंफर्ट में तो है, लेकिन फिर हम ऐसा होता है कि कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, रिकॉर्डेड तो मिल ही जाता है, तो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती उसमें। तो यहाँ पे किस तरीके का एनवायरनमेंट मिला जब आप ऑफलाइन में यहाँ पे आए, तो आपको कैसा लगा? टीचर स्टाइल कैसा था कि पढ़ाने का जो तरीका है, उनका जो प्रिपरेशन करवाने का तरीका है, तो वो कैसा आपको लगा, कैसा फील किया कि हाँ अब यहाँ से मैं मेरा सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं? सर टीचर्स यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे हैं कि इंटरैक्टिंग रखते हैं क्लास को, कि मतलब हम कभी भी ऐसे बोर नहीं हो जाएं बीच बीच में कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चंस हो रहे हैं, थोड़ा बहुत ह्यूमर भी हो जाता है, कि मतलब क्लास मेंटेन रहती है, तो एक डिसिप्लिन भी रहता है और ढंग से मतलब सही में पढ़ाई भी हो जाती है। आपने एग्ज़ाम जब दिया नॉर्थ साइड 9 का जो मेंस दिया था, तो उस दौरान आपने अपने जो प्रेशर तो होता ही है, जाहिर सी बात है कि आप इतना बड़ा लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मेंस आप जब दे रहे थे तो आपको शायद उस टाइम पे पता नहीं होगा कि किस तरीके से आपने मेंस को क्लियर करना है। वो एक वो प्रेशर था आपके लिए, वो 2.5 घंटे 2 घंटे का जो टाइम था, तो उसमें किस तरीके से आपने अपने प्रेशर को, अपनी स्ट्रेस को हैंडल किया? सर जैसे मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था तो मुझसे थोड़ा वहाँ पे गड़बड़ ये हुई थी कि मैं थोड़ा पैनिक कर गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो सेक्शंस में पेपर आता है, तो हर बार ऐसा होगा कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, सबका सेट अलग होता है लेकिन डिफ़िकल्ट होते हैं, तो फिर हम पैनिक करते हैं, फिर हम वही पैनिक दूसरे सेक्शन में लेके जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं वो चीज़ पे कंट्रोल करूँगी, तो मैंने मेंस में जैसे सेक्शन खुला तो मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, कुछ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 6 नहीं आ रहे, हमें आगे आता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर 160 है तो हमें उसमें से कुछ नहीं आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें अगर स्टार्टिंग से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा, 10 क्वेश्चन नहीं आए स्ट्रेट, तो उसको छोड़ के पीछे से करना शुरू कर दो। ओके। तो ऐसा। तो जैसा कि आप सभी ने सुना है इन मिस तानिया से कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन की, तो मिस तानिया हमारे स्टूडेंटों को आप ये बता सकते हैं कि कितने परसेंटेज बने आपके मेंस के अंदर और कौन सी रैंक आई? ऑल ओवर इंडिया यूआर कैटेगरी से थे आप शायद? हाँ सर, है ना? यूआर से। तो कितनी रैंक आई आपकी, कितने परसेंटेज आपको मिले? सर मेरे 68 पॉइंट सम परसेंटेज हैं और मेरी 123 ऑल इंडिया रैंक आई थी। मेन वो इसीलिए था क्योंकि इस बार मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे नेगेटिव थोड़े कम हुए थे इस बार एज़ कम्पेयर टू जितने बाकी बच्चों के थे, तो मैं उस पर कंट्रोल कर पाई अपनी स्ट्रैटेजी से कि मैंने जितना मुझे आता था मैंने सिर्फ उतना ही पेपर किया। मैंने 160 में से शायद 132 या 133 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन एक्यूरेसी से किए थे। बिल्कुल, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है हाँ हमारे सर। सिलेक्शन के अंदर। यस सर। तो आपने किस तरीके से नर्सिंग और नॉन नर्सिंग को डिफरेंट किया कि मेरे को नॉन नर्सिंग का वेटेज भी कवर करना है? जैसे प्री के अंदर नॉन नर्सिंग आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, हाँ, yes, तो आपको वहाँ की प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी पड़ी? सर नॉन नर्सिंग का ऐसा रहता है कि उसमें जीके है, इंग्लिश है और ये आता है तुम्हारा मैथ्स और रीजनिंग आता है। तो मैथ्स और रीजनिंग का तो एक्सपर्ट्स में क्लासेस दी जाती हैं और वो बहुत अच्छी हैं, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। जो यहाँ पढ़ाते हैं उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, मतलब मैथ्स और रीजनिंग में, तो उसका मुझे स्ट्रेस था ही नहीं। तो उसमें जैसे अगर आप हफ्ते में भी एक दिन टाइम दे दो उसमें तो वो मोर देन इनफ है। इंग्लिश की क्लासेस होती हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। बाकी जनरल नॉलेज में ऐसा होता है कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, थोड़ा कांटेक्ट में हो, तो आपको पता होगा चीज़ें। तो आपने जैसे सुना कि क्लास के अंदर आपको जब टीचर क्वेश्चंस करवाते थे, तो आपको क्या लगता था कि यार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, या यहाँ से हम पहली बार ही सुन रहे हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, किस लेवल के क्वेश्चन आते थे? तो आपको क्या यहाँ पे टीचर क्लास के अंदर भी क्वेश्चंस, डाउट सेशन वगैरह करवाते थे? हाँ सर, जैसे अगर कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ तो टीचर जैसे कभी स्लाइड्स बना के ले आते थे कि ये क्वेश्चंस हैं कुछ, तो हम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, जो भी डाउट्स हैं वो उसी वक्त सॉल्व हो जा रहे हैं, और वो नॉर्थ सेट टाइप के क्वेश्चंस ही लेके आते थे, तो हमें पता होता था कि इस टॉपिक से ऐसा आएगा, तो वो बहुत हेल्पफुल था सर। ओके। और जिस दिन आपका रिजल्ट आया और जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे थे मेंस के लिए, तो वो दिन कैसा रहा आपकी लाइफ में? सर बहुत ही ऐसे स्ट्रेस था, इतना बड़ा पेपर था और मैं तो पहली बार बैठी थी, मुझे नहीं पता था कि क्या एक्सपेक्ट करना है। मुझे बस इतना पता था कि शांत रहना है, जैसा भी होगा पेपर, बट इतना स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज जहाँ हम स्ट्रेस लेते हैं तो पहली गलती होती है कि हम आता हुआ गलत करके आते हैं। तो पेपर कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि आपके पढ़े हुए से बाहर आएगा, हमेशा वही आएगा जो आपने पढ़ा है, बस आपको शांति से और खुले दिमाग से सोचना है। तो मिस तानिया ने जैसा कि बताया आप सभी को, तो हमारे स्टूडेंट आपसे ये भी पूछना चाहते हैं मिस तानिया कि आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि
कहाँ से हम क्वेश्चंस को करें, प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर नॉर्थ साइड में क्या क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो क्वेश्चन आपने कहाँ से निकाले? सर उसके कई तरीके हैं। जैसे अगर आप पेपर की तरह देना चाहते हो तो जैसे टारगेट हाई है, उस बुक के पीछे सारे प्रीवियस नॉर्थ सेट्स दे रखे हैं, तो आप टाइमर लगा के उसको एज ए एग्ज़ाम दे लो। या फिर अगर आपको फिर डाउट आ गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन का क्यों आंसर है ये, तो फिर एक्सपर्ट्स में जैसे यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम सॉल्व करा रखे हैं, सारे नॉर्थ सेट सॉल्व है, तो आप वो वीडियोज़ भी रेफ़र कर सकते हो। तो मैंने वहाँ से भी चीज़ें देखी और पेपर भी मैंने सारे प्रीवियस सॉल्व करके गई थी मैं नॉर्थ सेट। तो तानिया, हमारे स्टूडेंटों को आप ये बता सकते हैं कि आपने जब कोचिंग की नर्सिंग एक्सपर्ट से, यस सर। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या लगा कि हाँ इतने क्वेश्चंस या जो एनवायरनमेंट है यहाँ के टीचर्स का पढ़ाने का जो तरीका है, यहाँ पे बच्चों के अंदर इतने सारे बच्चे हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा, हाँ सर। तो किस तरीके से आपने उन चीज़ों को हैंडल किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे आपके सामने, तो आपको लगता होगा कि शायद कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, तो आपने उस प्रेशर को भी कैसे हैंडल किया? सर कंपटीशन तो डेफिनेटली है, बहुत लोग हैं जो बहुत बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स ने भी मोटिवेट किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं फील कराया कि ज़्यादा बच्चे हैं तो आपका नहीं होगा। उन्होंने हमेशा ऐसे बोला कि अगर तुम मेहनत करोगे तो ज़रूर मिलेगा, और बस अपने एंड से करना है, बस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो। हर टीचर ने बस यही बोला कि रोज़ के 150-200 क्वेश्चंस निकालो, तुम्हारा कैसे नहीं होगा, मतलब सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे और चीज़ें भी हो जाएंगी। बिल्कुल। तो जैसे कि आप तानिया ने बताया कि आपको कि पर डे के 150-200 क्वेश्चंस आपको निकालने हैं और रोज़ के डेली के 5 से 6 घंटे आपको स्टडी करनी है। तो तानिया जी, हमारे स्टूडेंटों को बता सकते हैं कि आपके सिलेक्शन में ऐसे कौन से 3 फैक्टर थे जो आपके सिलेक्शन को, आपके मोटिवेशंस को, जिन्होंने इम्प्रूव किया? सर सबसे पहला तो होता है कंसिस्टेंसी होना, कि कंसिस्टेंट रहना, और खुद से ही मोटिवेशन कभी बाहर से नहीं आती है। कोई बोलेगा हम 4 दिन मोटिवेट रहेंगे, बिल्कुल। फिर हम उसी पैटर्न्स पे आ जाते हैं। दूसरा कि एक्सपर्ट की फैकल्टी और टीचर्स, वो मतलब बहुत मोटिवेटिंग थे। कभी भी अगर जाएं तो ऐसे उनसे पूछे तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम्हारा नहीं होगा या कभी नहीं हो पाएगा, वो हमेशा मोटिवेटिंग थे। और बाकी फैमिली का सपोर्ट तो सर हमेशा ही रहता है, तो उन्होंने भी थोड़ा हेल्प किया। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कभी लाइफ में अगर फेलियर आ जाए तो उसको किस तरीके से हम हैंडल करें जिससे वो हमारा फेलियर सक्सेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए? सर जब भी सेटबैक आता है या अगर किसी का नहीं हो पाता है नॉर्थ सेट में, तो वो एक फेलियर नहीं है, मतलब वो एक जर्नी का पार्ट है। हम हमेशा फेलियर से चीज़ें सीखते हैं, तो उसको ये नहीं समझना कि अब यही लाइफ है, यहाँ पे सब खत्म हो गया। ये स्टार्टिंग है, अभी हम बहुत कुछ हमें आगे जाना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर उस पर बस मेहनत करनी है, उसको कभी ये पकड़ के नहीं बैठना कि अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, तो हमेशा होगा, बस मेहनत करते रहना है। बिल्कुल। देखो, लाइफ में फेलियर आप सभी को पता है कि जब तक फेलियर नहीं आएंगे तब तक हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो सभी के साथ में फेलियर भी आते हैं, लेकिन जो आज हमारे साथ में जो शख्स बैठे हुए हैं, इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही इस नॉर्थ साइड 9 को क्रैक किया है, बहुत अच्छे रैंक के साथ में। तानिया जी, आप हमारे स्टूडेंटों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके सिलेक्शन के लिए, ये बताइए हमारे स्टूडेंटों को। सर इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़ना और प्रिपेयर करना शुरू कर दो। जैसे अगर कोई फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में भी है तो आप कोचिंग तभी से ज्वाइन कर लीजिए, मतलब साथ साथ पढ़ाई हो सकती है, और जितना जल्दी हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उतना जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी और आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में उतनी ही जल्दी होगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग, और फिर पढ़ाई तो फिर डेफिनेटली है ही सर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि तानिया जी ने बताया कि आप थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के अंदर अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, और जिससे आपको दिक्कत नहीं आए कि आप जैसे ही आप पास आउट हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर तानिया जी के जैसे आप सिलेक्शन ले लें। तो तानिया जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने जब मेंस का एग्ज़ाम दिया तो उस दौरान कौन सी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था, कौन सी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए जो आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन कुछ ट्रिकी है, या पेपर का लेवल नॉर्मल था, मॉडरेट था या हाई था कुछ? सर मेंस का पेपर का लेवल मुझे इजी टू मॉडरेट लगा, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत आसान था। क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, लेकिन ट्रिक ये था कि जैसे डायरेक्ट थे तो बच्चे उसमें बहुत फंबल करके एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस में मिस्टेक्स करते हैं। तो जैसे जो वेटेज थी तो ओबीजी की थी, पीट्स के क्वेश्चंस थे, साइकेट्री अच्छी खासी पूछी गई थी, कम्युनिटी के क्वेश्चंस थे, थोड़ा बहुत रिसर्च आया था उसके अंदर। तो पेपर ओवरऑल वेल बैलेंस था और मॉडरेट था, मतलब देखने में मतलब ठीक था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जब यहाँ पे क्वेश्चंस किए मेंस के अंदर, तो आपको कुछ लगा कि यार ये क्लास के अंदर करवाया था ये क्वेश्चन सेम एज इट इज उठ के हमारे ये क्वेश्चन आया है,
तो कुछ ऐसा फील हुआ जब आपने पेपर दिया था? हाँ सर, मतलब जैसे मैराथन क्लासेस जब मैंने ली थी तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे या कुछ टॉपिक्स थे जो एग्जैक्ट उनसे ही क्वेश्चन आया था। जैसे कम्युनिटी का या साइकेट्री का अगर सर ने आप लोगों ने यहाँ पे क्लासेस लिया था तो उससे क्वेश्चंस आए थे। जैसे एनएफ भी थी, नर्सिंग फाउंडेशन के क्वेश्चंस भी होते हैं, नर्सिंग फाउंडेशन की बहुत अच्छी वेटेज होती है, तो वो ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, तो वो दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करके रोल ऑफ नर्स पूछते हैं। तो वो उस तरह के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें क्लास में भी कराई जाती है और टीचर्स भी बताते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके आए थे, तो वो प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे कोचिंग में, तो उसी दौरान क्या आपको जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे या वीडियो बेसिस क्वेश्चन थे वो भी क्या आपके क्लास के अंदर ही सॉल्व करवाए जाते थे आपको? हाँ जी सर, जैसे अगर कुछ टॉपिक हो रहा है नर्सिंग फाउंडेशन का, कुछ उसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे ईटी ट्यूब है, उसके अलग अलग एलएमए होते हैं, तो जब सर वो टॉपिक पढ़ाते थे तो वो क्लास में ही उन्होंने जैसे वहीं पे पिक्चर दिखा दी कि हमें मेमोरी बन जाए एक, तो जो हमें देख के उसी टाइम बनती है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाद में फटाफट फिर इमेजेस देख रहे हैं तो वो इतना हेल्पफुल नहीं है। तो वो क्लासेस में ही पढ़ाते पढ़ाते ही बीच में इमेजेस दिखा देते थे कि ये ऐसा दिखता है, उससे वो थोड़ा इजी सा लगता है तो वो आपको। दिमाग में सेट हो जाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट पूरी थ्रू आउट द कोचिंग या थ्रू आउट द आपकी जो कॉलेज है, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा कि हाँ ये सब्जेक्ट अगर आता तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं इससे बाहर नहीं सर मेरा ओबीजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ओबीजी और पीड्स भी ठीक ठीक है, एनएफ भी मेरे को अच्छा लगता है, तो मेरे 3 सब्जेक्ट है जो मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब इन तीनों से इस बार क्वेश्चन मिले और हैं क्वेश्चंस भी इस बार ऐसा हुआ कि बाय चांस इनसे क्वेश्चन ज़्यादा थे थोड़े, तो इसीलिए उसका भी शायद एक बहुत बड़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो वहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, और जब उससे क्वेश्चन आते हैं तो जो भी स्टूडेंट है उनके कॉन्फिडेंस का लेवल जो होता है वो एक हाई पीक पे चला जाता है और वो इजीली नहीं आते हुए भी क्वेश्चंस को सही करके आते हैं, है ना? बिल्कुल। यस सर। तो तानिया जी, आप हमारे स्टूडेंटों को क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको किस तरीके से सिलेक्शन लेना है? मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं है कि हम अपना एक जैसे वो पेपर पे लिख के शेड्यूल बना लेते हैं कि इतने बजे उठेंगे इतने बजे सोएंगे, तो हमारे अपने बॉडी पे इतना एडिशनल स्ट्रेस नहीं डालना है। तो क्या आपने शेड्यूल बनाया था? नहीं सर, मेरे से कभी नहीं हुआ कि मैं शेड्यूल को फॉलो करूँ। मुझे हमेशा ऐसा होता है कि मैं इंजॉय करके चीज़ें पढूँ, तो जब भी हम इंजॉय करके पढ़ते हैं ना तो उसका मज़ा अलग होता है। अगर मैं उसको प्रेशर लेके पढ़ूंगी कि मुझे पढ़ना है, पेपर निकालना है, तो फिर वो स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, फ्लो के साथ पढ़ना है, बस इंजॉय करके पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तानिया जी, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपने जब प्रिपरेशन की, आप जब क्वेश्चन निकालते थे तो आपके फ्रेंड्स वगैरह से आपकी बात होती होगी, तो वो बोलते तो होंगे कि नहीं यार पीआर यादव के मत निकाल, तू टारगेट हाई के क्वेश्चन निकाल, है ना, टारगेट के नहीं तू मौसमी के क्वेश्चन निकाल। तो आप उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते थे? सर मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, सबसे बड़ी चीज़ है, और बच्चे बहुत भटकते हैं कि वो इधर से थ्योरी कर लेते हैं, उधर से पढ़ लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि तुम जितना ज़्यादा रेफर करोगे उतना अच्छा होगा, उतना कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है कि अपने कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें पकड़ के रखो कि जैसे हमने अगर नोट्स हैं तो नोट्स अपने कोचिंग के बेस्ट हैं, कहीं से आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी बुक से नहीं पढ़नी है, सिर्फ कोचिंग के नोट्स से। क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस के लिए सब टीचर्स अवेलेबल हैं, वो आपको बता सकते हैं, बेस्ट वो गाइड करेंगे। उनसे भी मैंने पूछा, तो फिर पीआर यादव आपके बेस के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप उसके बाद टारगेट हाई पे जाओ, फिर धीरे धीरे सॉन्डर्स पे जाओ, तो लेवल बाय लेवल हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सबके ही करने चाहिए, ऐसा नहीं है, बट थ्योरी एक ही जगह से करनी चाहिए। तो आपने जो थ्योरी की प्रिपरेशन की वो आपके क्लास नोट्स की थ्योरी थी या फिर आपको जो यहाँ से स्टडी मटेरियल मिला था, या फिर आपने कहीं और से थ्योरी को पढ़ा? सर मैंने मोस्टली थ्योरी तो कोचिंग के नोट्स से ही पढ़ी, मतलब मुझे और कहीं से ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं रेफ़र करूं, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो जो क्लास में मुझे पढ़ाया गया मैंने उसी को बार बार पढ़ा बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से जो आपको स्टडी मटेरियल मिला था वो कितना हेल्पफुल रहा आपके सिलेक्शन के लिए? सर स्टडी मटेरियल भी बेस्ट है, जैसे अगर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ है तो वो नोट्स हैं उसके अंदर, आप उससे चीज़ें पढ़ सकते हैं। आपके पास टाइम है, आप पहले शुरू कर लो। क्लास में नहीं हुआ है तो आप उससे पहले थोड़ा सा पढ़ के एक आइडिया ले लो कि जब क्लास में होगा तो आप और क्लियर हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपने कभी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी? हाँ सर, टेस्ट सीरीज़ मैंने लिया था अभी पिछले 1 महीने में, कुछ टेस्ट सीरीज़ मैंने खरीद के उसमें से मैंने क्वेश्चंस वगैरह किए थे। तो उस टेस्ट सीरीज में भी कुछ बेनिफिट मिला आपको? हाँ सर, टेस्ट सीरीज़ का देखो ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ना अवॉइड करते हैं कि हम मॉक नहीं देंगे, उनको डर लगता है कि हमारे नंबर कम आ जाएंगे, तो हमसे देखा नहीं जाएगा, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगी कि उस मॉक टेस्ट के रिजल्ट को देखना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू मेंस में अगर ना हो। बिल्कुल, तो इसलिए वो ज़रूर देना चाहिए, टेस्ट तो ज़रूर दो। अच्छा, आपको नर्सिंग एक्सपर्ट की क्लासेस में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया कि हाँ यार ये मेरे सिलेक्शन को बहुत आगे तक लेके जा सकता है? सर क्लासेस तो थी, उसके बाद जब एग्ज़ाम पास होता है, जैसे
एक महीना जब होता है तो उस दौरान मैराथन शुरू हो जाती है, उम्मीद सीरीज शुरू हो जाती है बिल्कुल। जिसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो वो एक एक घंटे का लेक्चर होता है, आई थिंक वो हम सब देखें तो उसमें कितने क्वेश्चंस और कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो मैंने वो सब भी देखा, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। मतलब उम्मीद सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हाँ है। सर। तो कितने उसके अपने लेक्चर देखे उम्मीद सीरीज के? स्टार्टिंग से पूरे देखे थे या फिर बीच बीच में से कोई लेक्चर मिस हो गया आपका? सर स्टार्टिंग से तो मैं नहीं देख पाई क्योंकि ऐसा था कि मेरा ज़्यादा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, तो मुझे था कि इतना नहीं पढ़ना है कि मतलब जो नहीं हुआ है उसको नहीं करना है बिल्कुल, दोबारा। बिल्कुल। तो जो मैंने किया हुआ था तो मैंने उन्हीं सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को रिवाइज किया उसमें से। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, आपने देखा मिस तानिया, जिनकी रैंक ऑल ओवर इंडिया रैंक 123 नॉर्थ सेट 9 के अंदर आई है, और ये स्टूडेंट रह चुके हैं हमारे नर्सिंग एक्सपर्ट्स की। तो आज उनसे बात की, आज उनके एक्सपीरियंस को हमने शेयर किया आप लोगों के साथ में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर कहीं पे भी आपको सिलेक्शन लेना है, जो भी आपने गोल सेट किया है, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ के साथ में हर एक चीज़ का रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम तो यही कहेंगे आपको कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टाइमली आप लोग प्रिपरेशन करें, और अपना टाइम आगे वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए आप लोग, आई थिंक मेरा ओपिनियन यही कहता है कि आप फाइनल ईयर के अंदर से ही कोचिंग स्टार्ट कर दें, जिससे आपको आने वाले वक्त में ज़्यादा टाइम ना लगे और आप जल्दी से जल्दी अपने मुकाम को हासिल करें। अपने जो टारगेट आपने अचीव किया है या जो टारगेट आपने सोच रखा है, जो गोल आप लोगों ने डिसाइड किया है, उसको आप जल्दी से अचीव करें। तो आज बहुत अच्छा लगा आपको, और हमें भी बहुत अच्छा लगा तानिया जी, आप आए यहाँ पे और आपने अपना कीमती समय दिया नर्सिंग एक्सपर्ट्स को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, और sir. हम यही चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार और आप और हम सब इतने खुश हैं आपके सिलेक्शन से कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में आपको पता है सिर्फ 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सिलेक्शन से सब ज़्यादा खुश होते हैं। एक तो वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, दूसरे आपके जो गुरुजन Coaching, होते हैं। yes. बिल्कुल, वो 2 होते हैं जो आपके सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा खुश होते बहुत ज़्यादा। तो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है, आपको भी अगर अपने टारगेट को अचीव करना है, तो आप जल्दी से टाइमली ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। क्या आपको लगता है कि बच्चे बिना कोचिंग किए या बिना कोचिंग किए भी सिलेक्शन ले सकते हैं? सर होता है बट बहुत रेयर है, क्योंकि कोचिंग से हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है, कोई हमें ऐसे हाथ पकड़ के चलने वाला हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ना तो खुद ही पड़ता है, पर बिल्कुल, मतलब कोचिंग उसके लिए, हाँ, क्योंकि कोचिंग हाँ। सब कुछ मटेरियल आपको बाहर मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जो गाइडेंस मिलती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग में मिलती है। और आप सभी को पता है कि कोई भी सिलेक्शन बिना गाइडेंस के नहीं होता है। तो आज हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।